हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और अपने जो हर बार वीडियोस आ रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री के वीडियोस हो गए, ज्योग्राफी के वीडियोस हो गए, इको का भी वीडियो हो गया, बट सर सिविक्स के जो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, उसके ऊपर वीडियो कब आएगा? तो जी आपकी बात मैंने सुन ली है, और हमारा ये जो अभियान है सिर्फ 10, बस इन्हीं 10 सवालों में आज आपके लिए एक नई चीज क्या? आज कवर होंगे आपके 2 चैप्टर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप सभी ने। आज 2 चैप्टर्स कवर होंगे हमारे, फेडरलिज्म एंड जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। तो जेंडर रिलीजन जो आपका 3rd चैप्टर है, और फेडरलिज्म जो आपका 2nd चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के आपके आज कवर होने वाले हैं। इसके चुनिंदा 10 सवाल जिन्होंने पिछले बार भी पेपर में अपनी हाजिरी लगाई थी, और इस बार भी जो लोग आने के लिए आतुर है, जी हाँ, यही वो 10 सवाल रहेंगे जो शायद पेपर में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसके आपके वो टॉपिक्स आसानी से कवर हो जाएंगे। तो कौन से हैं वो क्वेश्चंस? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, on what basis we can say that a country is following the federal structure of power sharing? कोई भी एक देश में अगर हम लोग जाते हैं, जैसे मैं बहुत बार आपको एक बहुत छोटी सी चीज समझा चुका हूं कि अगर मैं किसी भी कंट्री में गया हूं और उस कंट्री में मैं बीच में बैठा हुआ हूं और मैं सोच रहा हूं कि क्या ये कंट्री एक फेडरल कंट्री है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कंट्री एक फेडरल कंट्री है? तो मुझे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पता होने चाहिए। तो व्हाट आर दोज फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? आइए एक एक करके उन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए पूरे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म समझ के लेंगे। द फर्स्ट फीचर, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स होंगे, तो उसे हम लोग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहेंगे। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए केवल लेवल अलग अलग होना जरूरी है क्या? नहीं, उनका ज्यूरिसडिक्शन भी सेपरेट होना चाहिए, स्पेसिफिक मैटर्स में होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट और सेंटर का ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग है। तो दूसरा कीवर्ड हो जाएगा आपके लिए ज्यूरिसडिक्शन। अब सर ये जो दोनों टीयर्स या तीनों टीयर्स या जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, इनको पावर कहां से मिल रही है? पावर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। द पावर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। अब जो फंडामेंटल प्रोविजंस है, द फंडामेंटल प्रोविजंस व्हिच आर बीइंग मेंशन्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो यूनिलैटरली चेंज नहीं हो सकते। इसका मतलब या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपने हिसाब से फंडामेंटल प्रोविजंस को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर डिस्प्यूट होता है सेंटर स्टेट का, स्टेट का, या फिर इंडिविजुअल्स का स्टेट या सेंटर के साथ, तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा? तो कोर्ट के पास पावर है उसको रिजॉल्व या सेटल करने की। नेक्स्ट इज द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। किसके पास कैसी संपत्ति रहेगी, किसके पास कैसे पैसे आएंगे? एक स्टेट चलाने के लिए, सेंटर चलाने के लिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं, वो कैसे मिलेंगे, वो भी क्लियरली स्पेसिफाई करके रखा हुआ है। And last but not the least, the most important point of this answer will be the dual objective. What is the dual objective of federalism? Simply 2 words को आप लोग ध्यान में रखिए, unity and diversity. Unity and diversity, to safeguard and promote the unity and to accommodate regional diversity. To accommodate regional diversity. तो ये जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि फेडरल स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, ये रहेंगे आपके इसके लिए कीवर्ड्स, और ये है आपका इसका स्पेसिफिक आंसर। ध्यान से इसको मार्क कीजिए या इसको पूरी तरीके से लिख लीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। The next question. India is said to have federal form of power sharing. Elaborate the statement with suitable examples. अब ध्यान दीजिए, ये 2 सवाल बहुत बार आए हुए सवाल, बहुत बार ये एक पेचीदा जगह पे हमको रुका देते हैं। वो जगह कौन सी? कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एंड द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इंडिया कौन से फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करता है और एक्चुअल फीचर्स क्या है?
तो इससे पुराना जो आपने फर्स्ट आंसर देखा, दोज आर द एक्चुअल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म विच आर एप्लीकेबल टू एवरी कंट्री. इफ एनी कंट्री अप्लाइज दोज फीचर्स देन इट विल बी कॉल्ड एज अ फेडरल कंट्री. But what has India applied in its context so that it is also called as a federal country? So these are the points which are being applied by India. That is why it is called as a federal country. तो India federal country क्यों कहलाता है, उसके पीछे है ये कारण. देखते हैं ध्यान से कौन से कारण. पहला है थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर. जैसे जो लेजिस्लेटिव पावर है वो पूरी पावर किसी एक व्यक्ति, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं है. It is being distributed into union list, state list, concurrent list and residuary list. ऐसे टॉपिक्स जो कि देश के लिए काम के हैं, उसके ऊपर एक ही व्यक्ति या एक मत होना जरूरी है, कंसेंसस होना जरूरी है, वो टॉपिक्स है यूनियन लिस्ट में. ऐसे टॉपिक्स जो स्टेट इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक्स है स्टेट लिस्ट में. ऐसे टॉपिक्स जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैरिज, अडॉप्शन, एजुकेशन, वो रहेगा आप लोगों का कॉन्करेंट लिस्ट में. अच्छा, ऐसे भी कोई टॉपिक्स है जो संविधान के बनने के बाद, आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर दीज पॉइंट्स वर इनकलकेटेड, बाद में वो पॉइंट्स है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्रिप्टो करेंसी. इन सब चीजों को मैनेज कैसे करेंगे? ये सब चीजें मैनेज की जाएंगी रेसिड्यूअरी लिस्ट के द्वारा. यूनियन लिस्ट में डिसीजन लेगा यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट में डिसीजन लेगा स्टेट गवर्नमेंट. whereas कॉन्करेंट में दोनों लोग मिलकर डिसीजन ले सकते हैं, मगर अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो यूनियन का डिसीजन विल प्रिवेल एंड फाइनली आपकी रेसिड्यूअरी लिस्ट में डिसीजन मेकिंग पावर होगी आपके यूनियन गवर्नमेंट के पास. दूसरा पॉइंट, इट इज स्पेशल प्रोविजन. अब कुछ कुछ स्टेट्स को उनकी टोपोग्राफी, उनका कल्चर, उनका जो लोकेशन है या फिर कुछ हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से उनको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि महाराष्ट्र, नागालैंड एंड कश्मीर. तो आर्टिकल नंबर 370, आर्टिकल नंबर 371 ए से लेके 371 एफ तक, ये जो चीजें हैं ये क्या है? दीज आर इंक्लूडेड इन आवर स्पेशल प्रोविजंस. कुछ कुछ ऐसे स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, नागालैंड, कश्मीर, इनको इनकी लोकेशन की वजह से, हिस्ट्री की वजह से जो स्पेशल प्रोविजंस दी गई है वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट इज यूनियन टेरिटरीज. Now, union territories are those area which are very small to be declared as a state, but उनका खुद का एक सिग्निफिकेंस होता है, इसीलिए उनको किसी और स्टेट के साथ मर्ज नहीं करते. जैसे कि दिल्ली का अपना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, इसीलिए उसे यूटी बना दिया गया. चंडीगढ़ का अपना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, पहली प्लान्ड सिटी है, इसीलिए उसे पंजाब या हरियाणा किसी में मिक्स ना करके दोनों का कैपिटल बना दिया गया. तो ये छोटी सी चीजें जो है वो यूनियन टेरिटरी को एक स्टेट से अलग करती है. अब यूनियन टेरिटरी की तरफ ध्यान कौन रखता है? द यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. द यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, नो यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग. जी हाँ, यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट हम लोग इसके पहले वाले इसमें भी देख चुके हैं, और यहां पे भी जो हम लोग देख रहे हैं, तो यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग नहीं होगा तो डिसीजन लेगा कौन? अगर हमें फंडामेंटल प्रोविजन चेंज करने हैं. कौन से प्रोविजन चेंज करने हैं? फंडामेंटल प्रोविजन. इन फंडामेंटल प्रोविजंस को अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन लगेगा. मुझे क्या लगेगा? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन लगेगा. और लास्टली, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी. मेरे देश में जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट है, बट इंडिपेंडेंट कैसी है? इंडिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग. इंडिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग. और इंटीग्रेटेड कैसी है? इंटीग्रेटेड इन स्ट्रक्चर. इंटीग्रेटेड इन स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड है मगर वो डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट है. ये छोटी छोटी चीजों को आपको इस आंसर को लर्न करते समय, इस आंसर को अपने दिमाग में रखते समय याद से ध्यान में रखना है कि ये पॉइंट्स रहेंगे मेरे कौन से, विच मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. बार बार उसी चीज के ऊपर तवज्जो इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप इन दोनों आंसर्स में कंफ्यूज होके गलत आंसर ना लिख दो. ये कुछ इसके कीवर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, मार्क किए हुए हैं, इनको आप लोग भी अपने नोटबुक में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट निकालते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. होप सो आप लोगों ने अभी तक स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा. हम लोग बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ.
अच्छा, इसमें एक बहुत छोटी सी चीज है, सर ये पांचों पॉइंट्स मैं लर्न कैसे करूं? आप एक छोटी सी चीज ध्यान में रखिएगा कि इंडिया को फेडरल बनाने वाले जो स्ट्रक्चर्स है उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक, कि मैंने पीएस खरीदा यूपीआई से पेमेंट करके, मैंने पीएस खरीदा यूपीआई से पेमेंट करके, ये है आपकी ट्रिक पीएस यूपीआई। व्हाट इज पीएस यूपीआई? पी से हो जाएगा आप लोगों का पावर, एस से हो जाएगा स्पेशल प्रोविजन, यू से हो जाएगा यूनियन टेरिटरीज, पी से हो यूपीआई, पी से हो जाएगा आप लोगों का स्टेट रेटिफिकेशन एंड आई से हो जाएगा आप लोगों का इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। पी विल बी पार्लियामेंट हियर, पी विल बी पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द फेडरलिज्म पॉलिसी प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? अब इंडिया में फेडरलिज्म की ये जो पॉलिसी है इसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं? फेडरलिज्म की पॉलिसी को प्रैक्टिस करने के लिए 3 मेजर स्टेप्स उठाए गए हैं। सबसे पहला स्टेप है आप लोगों का लिंग्विस्टिक स्टेट्स, मतलब भाषा के आधार पे स्टेट्स का डिफरेंशिएशन किया गया है। स्टेट जो है वो भाषा के आधार पे बनाए गए हैं। सबसे पहला पर्पस क्या था? ताकि सेम लैंग्वेज के लोग सेम स्टेट में रह सके, सेम लैंग्वेज के लोग सेम स्टेट में रह सके। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी। हर स्टेट जितने भी हमारे देश में है वो हर स्टेट भाषा के आधार पे नहीं बने हैं। कुछ स्टेट जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 स्टेट जो है आप लोगों के कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पे बने हुए हैं, ये भाषा के आधार पे नहीं बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट है आप लोगों का लैंग्वेज पॉलिसी। अब हमारे देश में किसी भी लैंग्वेज को एज अ नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट करने की बात नहीं चल रही थी। वी एक्सेप्टेड हिंदी एंड इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वी एक्सेप्टेड हिंदी एंड इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और इसके अलावा भी हमारे 7th शेड्यूल में, हमारे 7th शेड्यूल में 22 अन्य भाषाओं के बारे में लिखा हुआ है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है सर? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम देना चाहता है तो वो इन 22 भाषाओं में से किसी में भी दे सकेगा, वो इन 22 भाषाओं में से किसी में भी दे सकेगा। Next is the center and state relation. What is the center and state relation? Center and state relation depends upon the ruling party. The center and state relation depends upon the ruling party. Before 1990 and after 1990 इसमें हमको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। बिफोर 1990 क्या हुआ करता था? जो पार्टी सेंटर में हुआ करती थी वही पार्टी स्टेट में हुआ करती थी, तो फेडरलिज्म अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो सक रहा था। 1990 के बाद क्या हुआ? कोएलिशन एरा आ गया। कौन सा एरा आ गया? कोएलिशन एरा। ये कोएलिशन एरा के वजह से रीजनल पार्टीज का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा। ये इसकी वजह से क्या हुआ? कोएलिशन गवर्नमेंट बनी 1990s के बाद से और रीजनल पार्टीज का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा, स्टेट को भी इंपॉर्टेंस मिलने लगा, जो कि यहाँ पे आपके लिखा हुआ है, जिसने फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया। जिसने आपके फेडरलिज्म को क्या किया? स्ट्रेंथन किया। ध्यान से देखिएगा, ये 7th शेड्यूल आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बताता है। वेयर आपकी भाषाओं के बारे में बताता है आपका 8th शेड्यूल। आपकी भाषाओं के बारे में बताता है आपका 8th शेड्यूल। वर्क कैसे डिवाइड होगा वो है आपके 7th शेड्यूल में लिखा हुआ और 8th शेड्यूल में लिखा है आपके भाषाओं के बारे में। सो दिस वाज ऑल इट फॉर द फेडरलिज्म पॉलिसी। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। What do you understand by decentralization and what is the rationale provided for it? Decentralization मतलब क्या और decentralization क्यों किया गया? तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जब सेंटर और स्टेट से पावर लेके लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाए, इसे कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। When the powers are taken from center and state and given to local government, then it's called as decentralization. Now, why decentralization was done? To improve the efficiency and responsiveness. The people living in local area knows properly about their locality and the budget which is required to spend and to improve their locality. Enhanced participation and democracy इसमें होगा ये कि ग्रास रूट लेवल तक लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बढ़ेगी। इट एम्पावर्ड एंड स्किल डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट मिलेगा, लोगों का स्किल डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ग्रास रूट लेवल तक हम लोग चीजों को लेके गए हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। सेंट्रल के ऊपर का बर्डन कम होगा, डाइवर्सिटी को एड्रेस कर पाएंगे और इनोवेशन और कंपटीशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हर ग्राम पंचायत, हर जिला परिषद को हम लोग फंडिंग प्रोवाइड करते हुए जाएंगे तो वो भी कुछ ऊपर की चीज करने का मादा रखेंगे, वो भी थोड़ा अपना जो हम लोग कहते हैं ना
कि हम लोग हमारे लेवल से भी ऊपर की बात कर चुके हैं, वो ये लोग यहाँ पे कर पाएंगे कब? जब हम लोग ग्रास रूट लेवल तक पावर को लेके जाएंगे, फाइनेंशियल उन लोगों को फ्रीडम देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस वन ओनली। दूसरा क्वेश्चन जो है आप लोगों का इसी सवाल से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है कि डिसेंट्रलाइजेशन जब हुआ उसके वजह से क्या अलग अलग और स्टेप्स लिए गए। वो डिसेंट्रलाइजेशन क्यों हुआ वो तो हम लोगों ने देखा, बट डिसेंट्रलाइजेशन में स्टेप्स कौन से लिए गए? तो सबसे पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इससे आपकी दो चीजें बनी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिला परिषद, पंचायत समिति एंड आप लोगों का ग्राम पंचायत, और अर्बन लोकल बॉडीज विच इंक्लूड्स म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये बना आपके डिसेंट्रलाइजेशन से। दूसरी चीज ये हुई कि रेगुलर इलेक्शंस करवाना मैंडेटरी कर दिया गया। सीट्स को रिजर्व कर दिया गया एससी, एसटी एंड ओबीसी कम्युनिटीज के लिए। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया, जो कि समय की मांग थी, वो बदलाव ये था कि विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे 1/3 सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। 1/3 सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। ध्यान में रखने वाली बात ये है कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो कि दिल्ली में होता है, वो बड़े बड़े इलेक्शंस को मतलब कंटेस्ट करवाता है, बट अगर छोटे लेवल के इलेक्शंस, निचले स्तर के इलेक्शंस भी अगर उन्हें लेना पड़ेगा तो सेंट्रल बर्डन ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन किया गया। और इसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को यह कहा गया कि आप लोग फाइनेंस प्रोवाइड कीजिए, द फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी देयर। ये वर्ड को ध्यान में रखिएगा, फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन, दैट मीन्स स्टेट शुड शेयर द रेवेन्यू, स्टेट टू शेयर द रेवेन्यू। स्टेट ने भी कुछ रेवेन्यू शेयर करना चाहिए, ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी जो कि 1992 में पारित की गई, उसमें ये कहा गया। So this was all about your chapter named as federalism. Now let us move from the next question towards gender, caste and religion. तो जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन में सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें यह देखना है कि on what basis we can say that women were discriminated in the past and had achieved their right in the present. कि पहले women के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, बट आज की तारीख में विमेन ने अपने राइट्स वापस से पाए हैं। इस सवाल का जवाब हम लोग किस तरीके से छुड़ाएंगे? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन से डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन से डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं। The discriminations which had taken place with women are sex selective abortion. लिंग को ध्यान में रखते हुए गर्भ में ही बच्चे की जान ले ली जाती थी। That was sex selective abortion which affected what? Which affected the sex ratio of our country. The most proudly celebrated state of our country, Haryana, which says that हमारी छोरियां छोरों से कम है कि the sex ratio is nearly 800 to 875. 800 to 875 is the sex ratio of Haryana, which says that हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? अगर आप ये नंबर को देखोगे तो आप कह पाओगे सही में कम है। ये नंबर सही में कम है। जब हम लोग लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो लिटरेसी रेट अमंग्स वुमेन इज ओनली 54%। ओनली 54% इज द लिटरेसी रेट। सो अब सिंपल सी बात है, अगर महिलाएं ज्यादा पढ़ ही नहीं सकेगी तो कैन वी सी मोर नंबर ऑफ वुमेन एट हाई पेइंग जॉब्स? नो, वी कांट सी दैट। दैट इज व्हाई वी सी लेस वुमेन एट हाई पेइंग जॉब्स। नेक्स्ट इज नो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बट ये नो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया है क्या? अभी देखेंगे थोड़े समय में जब हम प्रेजेंट पे आएंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज लेस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। सर ये लेस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कितना लेस? ये इतना लेस कि लेस देन 15% इन लोकसभा एंड लेस देन 5% इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 15% से भी कम और 5% से भी कम, ये था वुमेन का रिप्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंट में क्या चेंजेस हुए हैं अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें तो सबसे पहली चीज ये हुई है कि सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन बंद हो गया है। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन जो है वो बंद हो गया है। इसी के साथ साथ 1976 में देखने को मिला इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट।
इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसी के साथ साथ हमको देखने को मिला 1992 का डिसेंट्रलाइजेशन। ये डिसेंट्रलाइजेशन ने क्या किया, 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व किए। और एक चीज जो रिप्रेजेंटेशन से ही रिलेटेड है वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसने 1/3 सीट्स प्रोवाइड की। कहां पे, स्टेट में और सेंटर में, स्टेट में और सेंटर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने। दैट मीन्स now all over the country the women are getting 1/3 seats reserved at any local or any central level election which has been done through the decentralization and Nari Shakti Vandan Adhiniyam. ये सब चीजें हैं, these are the positive aspects which women are facing at this point of time, which women are enjoying at this point of time. और ये सब चीजें हैं जो उन लोगों ने पहले फेस कर चुके हैं। These are the things which women have faced in the past and now it is the time that they are enjoying these privileges. So इन दोनों चीजों को आप लोग स्क्रीनशॉट में कैप्चर कर लीजिए या लिख लीजिए। Most probably you would have done these kind of things. ये चीज आप लोगों ने कर ही ली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं and let us see what is the next question. The next question, what is the negative and positive aspect of religion seen in our country? हमारे देश में रिलीजन को लेके क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव चीजें देखने को मिलती है। द नेगेटिव थिंग अबाउट रिलीजन इज कम्युनलिज्म। द नेगेटिव थिंग अबाउट रिलीजन इज कम्युनलिज्म। जब अगर मैं ये मान लूं कि मेरा जो धर्म है वही सर्वोपरि है, तो ये है कम्युनलिज्म। ये एक मानसिकता है, इट इज एन आइडियोलॉजी। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अच्छा, इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? इसको एक्सप्रेस किया जाता है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के थ्रू। इसको एक्सप्रेस किया जाता है सेक्रेड सिंबल्स का इस्तेमाल करके। कुछ स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस हमारे मन में पहले से ही बने हुए हैं, लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, ये भी कम्युनलिज्म का ही एक हिस्सा है। और कुछ लोगों के मन में केवल प्लेन फियर इनकलकेट कराया जाता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर धर्म के साथ हो या फिर इस पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ हो तो ये आपके लिए सही बात नहीं है। धर्म निरपेक्ष होने की बात नहीं की जाती है। अगला है कम्युनल वायलेंस, जो कि हमें इंडिया और पाकिस्तान के समय देखने को मिला। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय, इंडिया पाकिस्तान डाइवर्जन, जो हम लोग पार्टीशन भी कहते हैं, पार्टीशन के समय जो हमें कम्युनल वायलेंस देखने को मिला, सांप्रदायिक दंगे जो हमें देखने को मिले, दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ कम्युनलिज्म। बट जहां पे नेगेटिव है वहां पे पॉजिटिव है, जहां पे अंधेरा है वहां पे सवेरा है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस कम्युनलिज्म के अंधेरे से निकालने के लिए एक ही चीज आपको साथ देगी, वो है आपका सेक्युलरिज्म, जिसमें हम लोग धर्म निरपेक्ष होकर बात करेंगे, जिसमें हम ये कहेंगे दैट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ आवर कंट्री। क्या हमारा देश किसी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन करके उसको संबोधित करता है? क्या नहीं करता है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। हमारे देश में वी आर फ्री टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी ऑल्सो। बट कभी कभी ऐसा होता है कि रिलीजन के मामलों में गवर्नमेंट को आने की जरूरत पड़ जाती है। द स्टेट कैन इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, जैसे कि अनटचेबिलिटी। जैसे हम लोगों ने अनटचेबिलिटी के साथ देखा, वैसी ही चीज हमें देखने को मिल सकती है। कब? जब पानी सिर के ऊपर से चला जाता है तब स्टेट आके इसको, पानी को नीचे उतारने का काम करता है। जब अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो अनटचेबिलिटी को फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया गया, जिससे कि अभी अनटचेबिलिटी को हटाया नहीं जा सकेगा। These are some of the important points with respect to communalism and secularism. Let us move towards our next most probable question. Caste system has undergone several changes in the past few decades. Give reasons. जो ये कास्ट सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम में पिछले कुछ दशकों में ऐसा देखने को मिला है कि बहुत सारे बदलाव हुए। ये बदलाव कौन से है? ये बदलाव बेसिक से बदलाव है, छोटे छोटे से पॉइंट से। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कीवर्ड्स मार्क करके दूंगा। पहला देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे मेन चीज है, अगर हम लोग इकोनॉमिकली डेवलप हो तो कोई भी कास्ट जैसी भद्दी चीजों को बीच में नहीं लाता है।
दूसरा है आप लोगों का लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन। अगर मैं किसी एक अपार्टमेंट में रहता हूं, बड़े से 10-12 मंजिला मेरा जो अपार्टमेंट है, उसमें मेरे फ्लोर पे 4 फ्लैट है, तो क्या मैं ये कहूंगा कि मेरे फ्लोर पे पूरे मेरी ही जाति धर्म पंथ के लोग रहने चाहिए? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, ना मैं ये कह सकूंगा। तो मुझे समावेशी होकर रहना पड़ेगा, सबके साथ आके रहना पड़ेगा, जो कि है लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, जिसकी वजह से कास्ट कहीं ना कहीं पीछे रह जा रही है। द ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, वैसे वैसे ये पता चलेगा मुझे कि ये बस फूट डालने का एक तरीका है, इसका अस्तित्व कुछ नहीं। तो जैसे आप लोग लिटरेट हो गए, जैसे आप लोग एडुकेट हो गए, वैसे ही आपको समझ में आएगा कि कास्ट हैज नो मीनिंग ऑफ इट्स ओन। लास्ट इज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। हम हमारे ऑक्यूपेशन के लिए मूव होंगे, हम हमारे ऑक्यूपेशन से मूव होंगे, तो हम हमारी कास्ट रिजिडिटीज को भी तोड़ सकेंगे, जो पहले ऑक्यूपेशन से ही लिंक्ड हुआ करती थी। तो केवल 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट: इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, लिटरेसी एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। इन्हीं चीजों ने कास्ट सिस्टम को जो है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट सवाल। हाउ हैज कास्ट प्लेड अ रोल इन पॉलिटिक्स? अब हुआ ये कि पॉलिटिक्स करने जा रहे थे और उसमें कास्ट को कैसे बीच में डाल दिया गया। अब सबसे पहले क्या किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का कास्ट कंपोजिशन देखा गया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस जाति किस धर्म के लोग ज्यादा है, उसको ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए। लीडर्स अपील करते हैं कास्ट के नाम पे, बट ये सब चीजें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से सबके बीच में कॉन्शियसनेस आ गया है कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। एक ही व्यक्ति अगर कितना भी साथ में आ जाए, वो जन समूहों को साथ में नहीं ला सकता। सबका साथ, सबका विकास होना जरूरी है, इसीलिए वन कास्ट डज नॉट मैटर। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता भी रहा हूं कि ओनली कास्ट डज नॉट मैटर। केवल कास्ट मैटर नहीं करेगी, वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि सभी लोग, all people do not vote for same caste। दूसरी चीज, all candidate do not belong to the same caste। अगर मेरे यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, नगर सेवक की इलेक्शन में मेरे प्रभाग में 4 लोग खड़े हैं, चारों एक ही जाति से खड़े हो गए, ऐसा जरूरी नहीं। और अगर चारों एक ही जाति से खड़े हो जाते फिर तो कास्ट ये मुद्दा बचता ही नहीं है। नेक्स्ट इज, अ कॉन्स्टिट्यूएंसी डू नॉट हैव सेम कास्ट पीपल। और अगर मेरे प्रभाग में 250, 500, 1000, 1500 लोग रह रहे हैं, तो क्या 1500 लोग एक ही जात धर्म पंथ समुदाय से बिलोंग करेंगे? जी बिल्कुल नहीं। इसीलिए केवल कास्ट मैटर नहीं करती। अगर कास्ट मैटर करती तो एमपी और एमएलए कभी हारते ही नहीं। बट इसमें 4th पॉइंट आएगा, एमपी एंड एमएलए फ्रीक्वेंटली लूजेस। एमपी एंड एमएलए फ्रीक्वेंटली लूजेस। अगर कास्ट ही मैटर करती तो ये लोग कभी हारते क्या? जी नहीं, ये कभी नहीं हारते, क्योंकि कास्ट कंपोजिशन इलेक्शन बाय इलेक्शन स्ट्रेंथन होता है, वीकन नहीं होता। ये एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से कास्ट प्लेड अ रोल इन पॉलिटिक्स। अब इसी से मिलता जुलता, इसी का भाई जो आपको और ज्यादा परेशान करता है, वो है इसके बाद का सवाल, वो है व्हाट इज द रोल प्लेड बाय पॉलिटिक्स इन द कास्ट सिस्टम। अब जो कास्ट सिस्टम है उसमें पॉलिटिक्स क्या करता है, अब ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कास्ट ग्रुप बड़ा बनने की कोशिश करता है सब कास्ट को इंक्लूड करके। कास्ट ग्रुप बड़ा बनने की कोशिश करता है सब कास्ट को इंक्लूड करके, और कोएलिशन अमंग वेरियस कास्ट ग्रुप से ये कास्ट ग्रुप बड़े 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 बनते जाते हैं। ये कास्ट ग्रुप जब बड़े बनते हैं तो 2 फैक्शंस, 2 गुट बन जाते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बैकवर्ड और फॉरवर्ड ग्रुप्स बनने की कोशिश यहाँ पे की जाती है, ऐसे ग्रुप चालू हो जाते हैं। ये क्या है, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, मगर ये लोगों का फोकस काम की जो चीजें हैं जैसे पॉवर्टी, डेवलपमेंट और करप्शन, यहां तक लोगों का ध्यान पहुंचाने में असक्षम, असमर्थ रहते हैं। क्या? पॉलिटिक्स इन कास्ट। ये छोटी सी चीज के ऊपर आप ध्यान दीजिए, कीवर्ड दिए हुए हैं, अंडरलाइंड है, इसको मार्क कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। जेंडर, कास्ट और फेडरलिज्म का टेंशन भूल जाइए। थैंक यू एवरीवन।